नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि 11 साल में ये देश कहां से कहां पहुंच गया है। हर चीज में दो नजरिए ढूंढे जाते हैं। हर चीज में दो नजरिए, एक दक्षिणपंथी है और एक दूसरा है जो उसके विपक्ष में है। बाकी चीजें छोड़िए, धर्म छोड़िए, कानून छोड़िए, सरकार का गुणगान छोड़िए। अब तो कानून या अदालतों के फैसले को भी अपने अपने नजरिए से देखा जाने लगा है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों के सामने परोसा जाने लगा है। अब जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन चल रही है उसको लेके जो याचिकाओं पे जो अपना फैसला सुनाया, फैसला क्या इनफैक्ट जो बात कही, क्योंकि 28 जुलाई को अभी सुनवाई जारी है उसकी, वो उस फैसले को भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को परोसा गया। अब गोदी मीडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हुआ, गोदी मीडिया ने तुरंत चलाना शुरू कर दिया कि बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जारी रहेगी एसआईआर। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर रोक से एससी का इंसार, जारी रहेगी एसआईआर प्रक्रिया, इस तरह से। जबकि हकीकत यह है कि जो 10 पेटिशंस थी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की, उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा था कि जो चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन शुरू किया उसे रोक दिया जाए। हाँ, ये जरूर कहा था कि जो तरीका है वो ठीक नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, और जो छोड़े गए हैं डॉक्यूमेंट्स वो ठीक नहीं है, और दूसरा टाइमिंग ठीक नहीं है। इस चीज को लेकर कहा था। किसी ने स्पेसिफिकली इसीलिए याचिका नहीं डाली थी कि भाई इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए, लेकिन गोदी मीडिया ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग को एक तरह से झुकना पड़ा, उस शर्मनाक झुकने की घटना को अपने हिसाब से ट्विस्ट देने के लिए अपने लोगों में यह फैलाया कि देखिए विपक्ष की हार हुई, सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया, कहा जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है। और दूसरी तरफ जो सरकार के एंटी हैं, उन्होंने भी अपने लोगों के लिए अपने हिसाब से न्यूज चलाई कि सरकार, चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, चुनाव आयोग को लगा झटका, चुनाव आयोग के मुंह पे तमाचा, ऐसी ऐसी हेडलाइन चलाई गई। कहा गया कि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो अपना ही वोटर कार्ड है चुनाव आयोग का, उसको कहा ये मान्य होगा, इस तरह से कहा। जबकि असल हकीकत यह है कि इन दोनों चीजों का मिश्रण है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए, उसके काम पर हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो और जो वोटर आईडी कार्ड है, उसे आपको कंसीडर करना होगा जो आप अपनी प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, जो वोटर वेरिफिकेशन वाली। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरह से वो एंगल सही है कि सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को तगड़ा झटका लगा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी बहस के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और चुनाव आयोग नागरिकता चेक कर रहा है। इसी पे विपक्ष को या जो याचिका करता उनको ऑब्जेक्शन था कि चुनाव आयोग आपकी नेशनलिटी चेक नहीं कर सकता। दिक्कत बिहार में क्या थी, किसको लेके बवाल था? बवाल यही है कि जो 11 डॉक्यूमेंट लिस्ट किए हैं चुनाव आयोग ने, वो ऐसे हैं जो बमुश्किल 20% लोगों के पास भी उपलब्ध नहीं होंगे। यानी कि बिहार में करोड़ों वोट कटने की अंदेशा था। जब आप हर चीज के लिए हर जगह पर आधार कार्ड मान्य है, तो यहां चुनाव आयोग उसको क्यों मान्य नहीं कर रहा? अपना ही दिया वोटर आईडी कार्ड क्यों मान्य नहीं कर रहा? राशन कार्ड क्यों मान्य नहीं कर रहा? अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तीनों मान्य होंगे, तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वेरिफिकेशन करते रहिए। क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट खास करके ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के पास ये 3 डॉक्यूमेंट होते ही होते हैं। अब जब 3 में से एक भी डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब जो वोटर है वो अपना वोट साबित कर सकता है।
ये सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को झटका जरूर लगा है। लेकिन गोदी मीडिया ने अपने एंगल से किसी और ही चीज को पकड़ के पूरा तामझाम बुना। अब तामझाम बुना, कैसे बौखलाहट जो गोदी मीडिया है वो कैसे चुनाव आयोग का एक कवच बनकर सामने आई, चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही जैसे बीजेपी को बचाने की कोशिश करती है, मोदी सरकार को बचाने की कोशिश करती है। अब कल का उदाहरण लीजिए। कल बिहार में जो महागठबंधन का बंद था वो कितना कामयाब रहा ये किसी से नहीं छुपा, लेकिन कल से लेके आज तक गोदी मीडिया वो खबर नहीं दिखा रहा, सिर्फ इतनी खबर दिखा रहा है, उसी के पीछे पड़ा है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। पप्पू यादव बाकायदा कल सब इन ज्यादातर गोदी चैनलों पे जाकर खूब बोल चुके हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता स्टेज पे चढ़ने दिया या नहीं चढ़ने दिया, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं। उसके बावजूद आज भी यही चीज जो है वो लगातार उन्होंने चलाए रखी है। और मजे की बात यह है कि इतने बेशर्म हो चुके हैं ये गोदी मीडिया वाले कि अब शायद इन्हें बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। एक गोदी एंकर याद है आपको, दीपक चौरसिया, जो शराब पीकर एंकरिंग करते हुए पकड़े गए थे। उन्होंने एक प्योर झूठी खबर आज अपने एक्स हैंडल पर शेयर करी कि पप्पू यादव छोड़ सकते हैं कांग्रेस, आज प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में हो सकते हैं शामिल, कल राहुल तेजस्वी के साथ मंच पर नहीं बुलाए जाने से हैं आहत। और इसका तुरंत जवाब पप्पू यादव ने क्या सॉलिड दिया। अब कोई अगर गैरतमंद आदमी होता ना तो अपना ट्वीट डिलीट कर देता, माफी मांग लेता, लेकिन दीपक चौरसिया ठहरे बेशर्म नंबर 1। पप्पू यादव ने लिखा, दीपक भाई आज सवेरे सवेरे ही मार लिए हैं क्या? आप तो प्राइम टाइम में घूंट लेकर जाते थे, आज इतना सवेरे कोई बड़े फ्रस्ट्रेशन में है क्या? पप्पू यादव ने सीधा जवाब दिया, जिस पप्पू यादव के बारे में झूठी खबर चला रहे थे। अब जब चमड़ी मोटी हो जाए ना, गैंडे की जरा मोटी हो जाए, तो फिर ये सारी चीजें असर नहीं करती। दरअसल कहा यह जा रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस फैसला सुनाया, दोनों तरफ को बराबर उन्होंने बैलेंस रखा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि कल बिहार में जो 2 युवाओं ने हुंकार भरी थी, उस हुंकार का असर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिखा। कहा जाता है कि पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं अदालत के फैसलों में एक इन्फ्लुएंस तो करता है, पूरी तरह से नहीं करता मैं, या हर फैसले में नहीं करता, लेकिन काफी बारी वो इन्फ्लुएंस करता है। उसका असर मुझे आज दिखा। वरना सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि भाई ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको हम चलने देंगे, इसको नहीं रोक सकते और अगली सुनवाई 28 को करेंगे, ये सीधा सीधा ये कह सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसको बोलते हैं ना, जिसपे सब समस्या की जो सबसे बड़ी जड़ थी, उसको भी एड्रेस किया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड, वोटर कार्ड का मान्य कर दिया। अब इससे 90% समस्या का समाधान हो गया। 90% ऑब्जेक्शन जो है वो विपक्ष का खत्म हो जाता है इससे। वो इसीलिए था कि कल बिहार में जो जन सैलाब उठा था, उस जन सैलाब को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा था कि ये विपक्ष जो एक साथ इतना हो गया, 10 लोग याचिका कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भाई इस चीज को रोकना है। इसके पीछे कोई ना कोई जेन्युइन कंसर्न है कि मान लीजिए चलिए कांग्रेस और आरजेडी तो बिहार में चुनाव लड़ रहे, ममता बनर्जी ने भी किया है, औरों ने भी किया है, तो इसका मतलब जो विपक्ष है उसको कुछ ना कुछ तो डाउट है, कुछ तो दाल में काला नजर आ रहा। बाकायदा सुनवाई करने वाले बेंच के एक जज ने भी कहा कि जो ये 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है, शायद मैं भी ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध ना करा पाऊं। समस्या यहीं अटक रही थी और उस समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तरीके से बैलेंस करके आज जो है वो दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिहार में कल जिस तरह का जन सैलाब उतरा था, अगर वो जन सैलाब इस एक कामयाबी हासिल करता है, ये मोमेंटम अगर जारी रहता है, तो इस मोमेंटम का असर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अब
वोटर लिस्ट में कैसे गड़बड़ी की जाए, वोटर्स का जो है वो सामने के वोट कैसे काटे जाएं, इसके लिए अब कोई नई तरकीब निकाली जाएगी। महाराष्ट्र वाला सिस्टम फेल हो गया क्योंकि वो पकड़ा गया कि भाई बाद में वोट ऐड कर लो। अब उसका ऑपोजिट निकाला था, वोट काटने की रणनीति निकाली थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका भी रास्ता निकाल दिया। अब नया तरीका क्या होगा? क्या नया तरीका वो होगा जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को डरा धमका कर बूथ तक ना पहुंचने दिया जाए, या कोई और तरीका चुना जाएगा? क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर भी आजकल रोजाना आप देख रहे होंगे कि हर चैनल को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, उनकी बातों से भी एक अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है, समझने वाले समझते हैं कि प्रशांत किशोर किसके लिए बैटिंग करते हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू से आपको एक झलक कहीं ना कहीं मिलती है कि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इस बार जेडीयू बीजेपी की टाटा बाय बाय हो सकती है या होने वाली है। वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सामने महागठबंधन सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो भी ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की भी तारीफ करते हुए कभी नजर आते हैं, कभी तेजस्वी की भी, तो कभी महागठबंधन की भी, कभी कांग्रेस की भी। अब तो सुना कन्हैया कुमार की भी, एक दिन मैंने सुना कन्हैया कुमार की भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक ऐसा जुमला छोड़ देते हैं जो अपने आकाओं को भी खुश कर जाते हैं। जैसे कहते हैं कि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से डर लगता है। कल जो घटना हुई, जो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, वो शायद बातें सुनी सुनाई होती, लेकिन वो दिख रहा है, वो विजुअल्स है, वीडियो है कि उन्हें रोका गया लड़ने। उसके बाद कहा गया कि राहुल गांधी को जब ये पता लगा बाद में शाम को, तो राहुल गांधी बहुत नाराज हुए। राहुल गांधी ने बिहार यूनिट और खासकर कृष्णा अल्लावरू को फोन करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की। करनी भी चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए मैदान में लड़ रहा है वोट तो वही लेके आएगा ना। जो मंच में खड़े थे चिपक के साथ, वो क्या वोट लाएंगे? अब आप समझ ही गए। चलिए, एक तो प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश कुमार, उनका तो बनता था, और जो खड़े थे बिहार के नेता जो लालू जी के घर पे अटेंडेंस लगा के आते हैं, एक कहा जा रहा है एक बड़े सिस्टमैटिक षड्यंत्र के जरिए कन्हैया और पप्पू को मंच पर आने से रोका गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कन्हैया और पप्पू मंच पे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, जिसमें शायद तेजस्वी यादव भी एक थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ये किसी से नहीं छुपा कि वो कन्हैया को नहीं पसंद करते, इसमें कोई शक नहीं। पप्पू यादव से भी यादव परिवार की नहीं बनती है, लालू परिवार की नहीं बनती है, ये भी किसी से नहीं छुपा। लेकिन एक ही मंच पे अगर ये आ जाते तो शायद सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती। लेकिन सवाल यह है कि तरीका क्या चुना गया उसको रोकने के लिए। आप पहले ही कह देते कि सिर्फ मंच पे ये लोग आएंगे, बाकी ना आए, तो शायद पप्पू यादव और कन्हैया कोशिश भी ना करते मंच पे चढ़ने की। लेकिन वो जानबूझ के वहां रोका गया, जानबूझ के, मालूम था कि कैमरे चारों तरफ होंगे, वो दिखाने के लिए किया गया। ये गलत है। यहां से महागठबंधन के बीच खटास पैदा होने की एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी सीट बंटवारे को लेकर जो खटपट होनी है वो तय है। हालांकि सब कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार कम सीटों पर लड़ेगी, 50 से 55 सीट वो चाह रही है, वो लड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं आरजेडी इस बात पे अड़ गया कि हम 40 तक दे सकते हैं, तो फिर खटाई जो है ना, यहाँ से ये जो खटास कल पड़ी है, ये खटास कुछ और रूप ले लेगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव समझदार हैं, अगर लालू यादव समझते हैं कि आज की पॉलिटिक्स क्या है, कि आखिरी मौका है। देखिए, फ्रैंकली बताऊं, ये तेजस्वी के पास भी आखिरी मौका है सत्ता में आने का और जेडीयू बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। क्योंकि अगर इस बार भी तेजस्वी चूक गया या महागठबंधन चूक गया, तो अगली बार के लिए तो बीजेपी अपना एक चेहरा तैयार करके, अपना एक जनाधार बना के अपने को स्ट्रांग कर लेगी। इस बार बीजेपी चेहरा लेस है, इसलिए मजबूरी में नीतीश कुमार को ढो रहे हैं। अब नीतीश कुमार की हरकतें आजकल जैसी हो रही है, वो भी किसी से नहीं छुपी है। तो ये इस वक्त बहुत
जो है ना कहते हैं वो कमजोर टर्फ पर है इस वक्त एनडीए। इस बार अगर तेजस्वी यादव चूक गए तो ये चूक बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस तो कामयाब होते हैं तेजस्वी यादव तो भी सेकेंडरी रहेगी, ना कामयाब होते हैं तो भी महागठबंधन में सेकेंडरी ही रहेगी। कांग्रेस को तो अगली बार के लिए अपने आप को मजबूत करना है, लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत करना है। घाटा ज्यादा तेजस्वी यादव को है, इसलिए उन्हें इस वक्त झुक के चलना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे बैठे बिठाए गोदी मीडिया को मसाला मिल जाए और आप की सारी मेहनत कहीं और डाइवर्ट आ जाए। सोचिए अगर कल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाला ये मामला नहीं होता तो झक मार के गोदी मीडिया को चाहे थोड़ा सा स्पेस, लेकिन विपक्ष के इस बंद को जगह देनी पड़ती। लेकिन आपने वो जगह किसी और चीज को दे दी और गोदी मीडिया ने उसको लपक लिया। तो ये छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।